बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुसा कासम। आज की वीडियो में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंसुलिन के जो टाइप्स थे वो भी पढ़े हैं। इंसुलिन किस तरह से रिलीज़ होता है, अपना एक्शन कौन से एरियाज में शो करता है, ये सब हमने पढ़े हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में है। एंटी डायबिटिक एजेंट्स भी उसको कह सकते हैं। ये एजेंट जो है हमारे सर्कुलेशन में हाइपोग्लाइसीमिया लेके आएगा, यानी जो हाइपर लेवल था डायबिटीज में ग्लूकोज का, उस हाइपर लेवल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। मोस्टली ये जो ड्रग है हम यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, तो उसमें हम इंसुलिन का यूज करते हैं। जबकि टाइप 2 में इंसुलिन की डिफिशिएंसी नहीं होती। इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है सेल की तरफ से वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज करेंगे कि वो हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करे। टाइप 2 में हम बाज़ औक़ात इन्हीं एजेंट के साथ इंसुलिन का यूज भी करते हैं। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उसकी क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में की गई है। एक वो कैटेगरी है जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। जब इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा, वही इंसुलिन जो है फिर मुख्तलिफ टारगेट एरियाज पे जाके जो ग्लूकोज के लिए रिसेप्टर्स है वो ओपन करेंगे, एंड उन्हीं रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज जो है टारगेट एरियाज में या तो यूज हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। या हम वो ड्रग यूज करेंगे जो इंसुलिन को आने वाले रेजिस्टेंस जो टारगेट एरिया शो कर रहे थे रिड्यूस करे। जब रिड्यूस हो जाएगा रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि अब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ गई, इंसुलिन की जो है अटैचमेंट वो आसानी के साथ होगा। एंड अटैचमेंट के बाद वही बात है कि इनसाइड जो है सेकंड मैसेंजर सिस्टम मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म हो रहे थे, रिएक्शंस हो रहे थे, उन्हें स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेशन की वजह से जो ग्लूकोज था पहले ब्लड में हाई लेवल का वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। वो बेस है एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन। वो ड्रग्स जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। उसमें हमारे पास है सल्फोनाइल यूरिया, मेग्लेटिनाइड, ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड 1 इनहिबिटर रिसेप्टर एगोनिस्ट, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स क्या करेंगे? इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। मोस्टली जो पहले वाले दो कैटेगरीज है सल्फोनाइल यूरिया का एंड मेग्लेटिनाइड का, ये दोनों जो है इसको इंसुलिन सिक्रीटर के तौर पे जाना जाता है, कंसिडर किया जाता है। सल्फोनाइल यूरिया में हमारे पास दो जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में टोलब्यूटामाइड है एंड क्लोरप्रोपामाइड है। जो सेकंड जनरेशन है वो है ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइबोराइड। सल्फोनाइल यूरिया के एंड में आईडीई आएगा, इसके एंड में आईडीई आता है। एंड नेचर में ये क्या है, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ जो दूसरा क्लास है मेग्लेटिनाइड का, इसके एंड में भी आईडीई आता है, या इसमें कंप्लीट जो है ग्लिनाइड आता है। एंड ये भी सल्फोनाइल यूरिया की तरह काम करते हैं एंड इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। दो ड्रग्स हैं इस क्लास में, रिपाग्लिनाइड, निटिग्लिनाइड। ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट जो है
दो ड्रग्स हैं इस कैटेगरी में, एक सीनाटाइड, लेराग्लुटाइड। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, सिटाग्लिप्टिन, वेल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि इस कंपाउंड के एक्टिवेशन को इनहिबिट करने वाले एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। दूसरा क्लास हमारे पास है वो ड्रग्स जो कि इंसुलिन को आने वाले रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। जब रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब ये है कि वो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये दो क्लास है, इनको इंसुलिन सेंसिटाइजर कंसिडर किया जाता है। एमसीक्यूज में आता है अक्सर क्या बिगोनाइड या थायाजुलोडिन डायोन जो है ये इंसुलिन सिक्रीटर है या इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है क्योंकि ये इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं। दो क्लासेस हैं इसी क्लासिफिकेशन में, एक है बिगोनाइड। बिगोनाइड में हमारे पास ओनली एक ड्रग है मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोपेज के नाम से आता है। ये तीन तरह के काम करता है। एक, हमारे लीवर में जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है उन्हें इनहिबिट करता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ये इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के ब्लड में शामिल होने को इनहिबिट करता है। जब इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में ग्लूकोज की एंट्री इनहिबिट हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया या जो हाई लेवल था ग्लूकोज का वो रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा काम ये करता है कि हमारे जो पेरिफेरी है या जो टारगेट एरियाज है वहीं पे इंसुलिन को जो रेजिस्टेंस आ रहा था उन्हीं रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। जब रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा इंसुलिन की अटैचमेंट आसानी के साथ होगी एंड अटैचमेंट के बाद वो इनसाइड जो एक्शन शो करेगा वो एक्शन इस तरह से होगा कि उसकी वजह से हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो कैटेगरी है हमारे पास वो है थायाजोलिडिन डाइओन की। थायाजोलिडिन डाइओन जो है ये पर अक्सियोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो कि गामा नेचर के है इसको एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है एंड जब इसकी स्टिमुलेशन होती है तो रिस्पांस में इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है सेल के एरिया पे वो रिड्यूस हो जाता है। यानी वो एरिया जो है इंसुलिन के लिए उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। साथ में ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उन्हीं को स्टिमुलेट कर देता है ताकि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा दिया जाए। एंड जब ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा तो जाहिर बात है वो ग्लूकोज सर्कुलेशन से टारगेट एरिया में जाएगा एंड सर्कुलेशन में इसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा काम ये करता है कि लीवर के एरिया पे जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो रहा था उसी ग्लूकोन्यूजेनेसिस को सेम इसी मेटफॉर्मिन की तरह ये भी रिड्यूस कर देता है। तो जब ग्लूकोन्यूजेनेसिस की इनहिबिशन होगी न्यू ग्लूकोज नहीं बनेंगे एंड एज ए रिजल्ट जो लेवल है हमारे सर्कुलेशन में वो नहीं बढ़ेगा। दो ड्रग्स इसी कैटेगरी में आते हैं, पियो ग्लिटाजोन, रोजी ग्लिटाजोन। तीसरा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है मिसलिनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स का। वो ड्रग्स हैं जो ऊपर वाले दो क्लासेस में से बिलोंग नहीं करते लेकिन स्टिल यानी ना तो ये ड्रग्स हमारे पास इंसुलिन के सेंसिटाइजर है ना इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने वाले ड्रग है। ये ड्रग्स जो है इन्हीं दो एक्शन ना होने के बावजूद हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट का मकसद यही होता है कि सर्कुलेशन यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर देना। एक इसमें जो सब क्लास है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर।
हमारे इंटेस्टाइन में स्टमक से जब कार्बोहाइड्रेट आते हैं तो वो ओलिगोसेकाराइड होते हैं। उसकी कन्वर्जन होती है मोनोसेकाराइड में यानी ग्लूकोज में, और वो कन्वर्जन स्टिमुलेट होता है एक एंजाइम के जरिए जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। जब ओलिगोसेकाराइड की मोनोसेकाराइड में कन्वर्जन होगी यानी ग्लूकोज बनेंगे तो वो ग्लूकोज फिर इंटेस्टाइन से हमारे सर्कुलेशन में चले जाते हैं, एंड सर्कुलेशन में जाने के बाद हाइपरग्लाइसीमिया काज होगा। ये ड्रग्स जो है वही ओलिगोसेकाराइड को मोनोसेकाराइड में कन्वर्ट कर देना यानी ग्लूकोज के बनने को इनहिबिट कर देते हैं। जब ग्लूकोज की परमेशन यहाँ पे इनहिबिट होगी, ग्लूकोज नहीं बनेंगे, तो ग्लूकोज ना बनने की वजह से फिर वो हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो इसका लेवल डिक्रीज रहेगा। दूसरा क्लास है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। हमारे नी प्राण में जो है स्पेशली जो प्रॉक्सिमल एरिया है वहीं पे यूरिन से या जो फिल्ट्रेशन है उससे ग्लूकोज एंड सोडियम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे सर्कुलेशन में चले जाते हैं। सेम वही बात है, अगर सर्कुलेशन में ये शामिल हो रहे तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। दोबारा शामिल हो रहे तो हम ऐसे ड्रग यूज करेंगे जो इन्हीं रिसेप्टर को ब्लॉक करे, ये दोबारा इसमें शामिल ना हो। जब ये शामिल नहीं होंगे तो हमारे सर्कुलेशन में इसी ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस रहेगा। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है डापा ग्रिप्लोजिन, केना ग्लिफ्लोजिन। ये दो ड्रग्स जो है इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारे पास जितने भी एजेंट यूज हो रहे हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो है सारे मैंने इसी एक ही स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट की, फिर डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर, सल्फोनाइल यूरिया, मेग्लेटिनाइड, बिगवानाइड, thiazolidinediones, alpha glucosidase inhibitor, and sodium glucose co-transporter 2 inhibitors and amylin analog। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन में हमने इन चार ड्रग को ग्लूकोज के सिक्रीटर के तौर पे जाना कि सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, स्पेशली फिर ये जो दो क्लासेस है, ठीक है। एंड ये जो दो ड्रग है ये हमारे पास सेंसिटाइजर है, ये क्या करेंगे, ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, एंड ये जो है ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। ये इंसुलिन के सिक्रीटर है जबकि ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, ये सेंसिटाइजर है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें। पहले क्लास की तरफ आते हैं जो क्या है ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड जो एंजाइम है, सॉरी जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करेंगे। इसको समझने से पहले ये होता क्या है ये समझना जरूरी है। जब हम खाना खाते हैं, खुराक लेते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद यहाँ पे ये सर्टन हार्मोन्स है उनको स्टिमुलेट कर देता है। वो हार्मोन है ग्लूकागान लाइक पेप्टाइडेज 1, एंड इसके साथ है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये दोनों जो है इंटेस्टाइन से रिलीज हो जाते हैं एंड पिनक्रियाज में जाके बीटा सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं कि आपने इंसुलिन को सीक्रेट करना है। जब वो इंसुलिन सीक्रेट होगा तो हमने कई बार इसको पढ़ा कि मस्कुलर एरिया पे ये अपना एक्शन शो करेगा, लीवर पे ये अपना एक्शन शो करेगा, एंड एडिपोज टिश्यूज पे अपना एक्शन शो करेगा, एंड इनकी इसी एक्शन की बदौलत हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल लो रहेगा। क्योंकि ये जो एक्शन शो करते हैं उन एक्शन का मकसद ये होता है कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, इनहिबिट करना, जबकि इसके यूज को ग्लूकोज के यूज को
या ग्लूकोज के स्टोरेज को स्टिमुलेट कर देना। यहाँ पे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4। ये एंजाइम इन दोनों हार्मोन्स को, जो कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है, इसको एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, इन दोनों को इनहिबिट कर देता है। जब इसकी इनहिबिशन होगी तो अभी इन दोनों हार्मोन्स में एबिलिटी नहीं है कि वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करे और पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन काज करे और वो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है यहाँ पे मसल एंड लीवर के एरिया पे अपटेक को इंक्रीज करे ग्लूकोज का, एंड ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रिड्यूस करे, एंड इज अ रिजल्ट जो है ब्लड का ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाए। अब हम ऐसे ड्रग यूज करेंगे जो कि इन दोनों को स्टिमुलेट करे जबकि इस एंजाइम को इनहिबिट करे। जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे वो इन दोनों हार्मोन को जो है इनहिबिट नहीं करेगा, इसको इनएक्टिव नहीं बनाएगा। जब ये दोनों इनएक्टिव नहीं बनेंगे, ये एक्टिव रहेंगे, तो फिर वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा और इंसुलिन जो है फिर टारगेट एरियाज पे अपना एक्शन शो करेगा। ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे या इंक्रीटिन मिमेटिक्स, क्योंकि ये दोनों जो है GLP-1 एंड दूसरा इसके साथ जो है GIP, ये दोनों इंक्रीटिन मिमेटिक्स है, इंक्रीटिन हार्मोन्स है। इंक्रीटिन आर हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइन इन रिस्पांस टू फूड। जब हम खाना खाते हैं उसके रिस्पांस में हमारा इंटेस्टाइन जो है दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, उन्हीं हार्मोन को इंक्रीटिन कहा जाता है। इसमें एक है GLP-1 एंड दूसरा है GIP। orally administered glucose stimulate greater release of insulin than the same amount of glucose delivered by injection। ओरल रूट से हम जो ग्लूकोज लेते हैं वो इंसुलिन के ज्यादा अमाउंट को रिलीज कर देता है एज कंपेयर टू हमारे पास अगर IV रूट है या उससे उसके मुकाबले में जो है ओरल रूट से इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा रहेगा। उसका रीजन ये है कि हमारे इंटेस्टाइन में इंक्रीटिन हार्मोन्स है वो रिलीज हो जाते हैं और वो हमारे पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर देता है कि आपने इंसुलिन को रिलीज करना है। Some signal is produced from the gastrointestinal tract or gut that increases insulin release whenever food is consumed। जब हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन से यही इंक्रीटिन हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, वो हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। दीज सिग्नल्स आर इंक्रीटिन, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, नेचर में प्रोटीन है। व्हाट इज डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4, ये क्या है? इंक्रीटिन इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज ग्लूकागॉन। जो इंक्रीटिन हार्मोन है स्पेशली ग्लूकागॉन लाइक जो पॉलीपेप्टाइड है, वो ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है एंड इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। फर्दरमोर people with type 2 diabetes have diminished insulin release and response to meal। जो टाइप 2 वाले लोग होते हैं उनमें ये भी हो जाता है कि इंसुलिन का जो रिलीज है, चूंकि सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए टाइम के साथ साथ इंसुलिन जो है इसका रिलीज होना भी डिमिनिश होता रहता है, कम होने की तरफ जाता रहता है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 is an enzyme which causes the degradation of GLP-1 leading to termination of action। ये जो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज है ये एंजाइम क्या करता है? वही ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड उसको एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक जो पेप्टाइड था, इन दोनों को इनहिबिट कर देता है, इन्हें इनएक्टिव बना देता है। जब ये दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे तो ये हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट नहीं करेगा। जब पेनक्रियास की स्टिमुलेशन नहीं होगी
तो उसकी वजह से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। अब हमने ड्रग ऐसे यूज करने हैं कि वो GLP-1 एंड GIP को स्टिमुलेट करें, जबकि इसी एंजाइम डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 को इनहिबिट करे, क्योंकि अगर हम इसको इनहिबिट करते हैं तो वो GLP-1 एंड GIP को इनएक्टिव नहीं बनाएगा, वो एक्टिव रहेंगे एंड एक्टिव रहने की वजह से वो हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे एंड हमारा पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करेगा एंड वही इंसुलिन फिर हमारे सर्कुलेशन में इंक्रीज ब्लड के ग्लूकोज को रिड्यूस करेगा। Glucagon like peptide are polypeptide 1 and glucose dependent insulinotropic polypeptide, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। जो GLP-1 है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी प्रोडक्शन होती है, जबकि GIP जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में बनता है। व्हाट इज इंक्रीटिन इफेक्ट? इंक्रीटिन इफेक्ट क्या है? इंक्रीटिन की हमने पहले बात की कि हार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन का इंक्रीज लेवल क्या करेगा? हमारे सर्कुलेशन में हाई ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करेगा। इंसुलिन के लेवल का इंक्रीज हो जाना, अगर हम ओरल रूट से ग्लूकोज यूज करते हैं एंड इसका कंपैरिजन करते हैं आईवी रूट से दिए हुए ग्लूकोज के साथ एंड उसके रिस्पांस में जो इंसुलिन रिलीज हुआ है, तो इसको कहते हैं इंक्रीटिन इफेक्ट। Incretin effect is defined as the increased stimulation of insulin secretion after oral ingestion of glucose. इंसुलिन के सिक्रीशन का स्टिमुलेट हो जाना, इंसुलिन का सिक्रीशन होना जब हम ओरल रूट से ग्लूकोज को लेते हैं एज कंपेयर्ड विद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड इंसुलिन का सिक्रीट हो जाना जब हम आईवी रूट से ग्लूकोज देते हैं। ओरल रूट से ग्लूकोज देना एंड उसके रिस्पांस में इंसुलिन का आना, एंड आईवी रूट से ग्लूकोज देना एंड उसके रिस्पांस में इंसुलिन का आना या रिलीज हो जाना, इन दोनों मैकेनिज्म को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको कहा जाता है इंक्रीटिन इफेक्ट। इंक्रीटिन हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर 60% to 70% ऑफ पोस्टप्रेंडियल इंसुलिन सिक्रीशन। इंक्रीटिन हार्मोन्स जो है खाने के बाद इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसे कहा जाता है पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन सिक्रीशन। तकरीबन 60 to 70% इंसुलिन का खाने के बाद जो सिक्रीशन है वो इंक्रीटिन हार्मोन के जरिए होता है। पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज एग्जिबिट लॉस ऑफ इंक्रीटिन इफेक्ट, लेकिन जो पेशेंट डायबिटीज के साथ होता है उनमें ये वाला इंक्रीटिन इफेक्ट, ये मैकेनिज्म जो है ये डिमिनिश हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीटिन मिमेटिक्स, वो ड्रग्स जो इंक्रीटिन हार्मोन के एक्शन को बढ़ाएंगे या उसी की तरह काम करेंगे तो उन्हें इंक्रीटिन मिमेटिक्स कहा जाता है। इंक्रीटिन मिमेटिक्स आर एजेंट दैट एक्ट लाइक इंक्रीटिन हार्मोन, वो एजेंट है जो इंक्रीटिन हार्मोन की तरह एक्शन शो करेंगे, उन्हीं की तरह काम करेंगे। Example, glucagon like polypeptide 1 are GLP-1 receptor agonist. एक्सीनाटाइड, लेराग्लूटाइड, दो ड्रग्स है इसी कैटेगरी में। लेरा जो है वो आपका एक्स है, ठीक है, लेरा जो है वो आपका एक्स गर्लफ्रेंड है, तो जीस आप गर्लफ्रेंड के लिए यूज करें एंड उसको रिलेट करना है ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड के साथ, तो याद रखना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। दो ड्रग्स हैं एक्सीनाटाइड एंड लेराग्लूटाइड, ये दोनों क्या करेंगे? हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे कि आपने इंसुलिन को सिक्रीट करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द इंक्रीटिन मिमेटिक्स आर एगोनिस्ट ऑफ glucagon like
पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर, तो वो क्या करेंगे, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, जबकि ग्लूकागान के सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे। जब इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो हाइपरस्टेट ग्लूकोज का वो हमारे सर्कुलेशन में रिड्यूस हो जाएगा। साथ में ये हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो कर देते हैं, ताकि खुराक जो है वो हमारे जीआई सिस्टम में ज़्यादा टाइम के लिए रहे। जब खुराक ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, इसका मतलब ये है कि अभी हमारे सर्कुलेशन में इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यानी ग्लूकोज हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो हाइपरस्टेट ग्लूकोज का जो बन रहा था वो अब नहीं होगा। रिड्यूस फूड इनटेक, ये हमारे फूड इनटेक को रिड्यूस कर देता है, बिकॉज हमारे गैस्ट्रिक के खाली होने के टाइम को ये क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। यानी अभी भी हमारे जो है जीआई सिस्टम में खुराक मौजूद है, तो जब खुराक मौजूद होता है इसलिए हम मज़ीद खुराक नहीं लेते एंड हमारा जो फूड इनटेक है वो रिड्यूस रहता है। इसी रिड्यूस फूड इनटेक की वजह से एंड चूंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वो स्लो है, ये ड्रग्स वेट लॉस काज करेंगे। डिक्रीज पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकागान सिक्रीशन, खुराक के बाद ग्लूकागान के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि ग्लूकागान क्या करेगा, वो हमारे ग्लाइकोजन को जो स्टोर है उसे दोबारा कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, एंड हाइपरग्लाइसीमिया ऑलरेडी है और भी हाइपर स्टेट काज हो जाएगा। तो इसी हाइपर स्टेट को लाने से हमने क्या करना है, बचाना है। इसलिए ये ड्रग्स ग्लूकागान की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करेंगे एंड प्रोमोट बीटा सेल प्रोलिफरेशन, एंड बीटा सेल की जो डेंसिटी है उसको भी बढ़ा रहा है। जितने ज्यादा बीटा सेल्स होंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन की सिक्रीशन होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग जान गए कि इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, गैस्ट्रिक का जो टाइम है जीआई सिस्टम का वो भी रिड्यूस करेंगे। इसी की वजह से जो है खुराक हमारे जीआई सिस्टम में स्टे कर रहा है, तो हमें मजीद खाने की ज़रूरत नहीं रहती, हमारा जो फूड इनटेक है वो रिड्यूस हो जाता है एंड ग्लूकागान के सिक्रीशन को ये रिड्यूस करेंगे एंड जो बीटा सेल्स है उसकी प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करेंगे। एक्सीनाटाइड एंड लेराग्लोटाइड दो ड्रग्स हैं इसी कैटेगरी में। एक्सीनाटाइड अप्रूव्ड इन 2005 is a peptide GLP-1 receptor agonist that was originally isolated from lizard venom. इसको लेजर्ड चपकली के वेनम से लिया गया है, एक्सिनडीन, ठीक है। एंड 2005 में इसकी अप्रूवल मिल गई थी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। Liraglutide is more effective than exenatide because it is more stable. It is resistant to degradation by DPP4. Liraglutide जो है ये हमारे पास मोर इफेक्टिव, इसकी जो एफिकेसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सिनाटाइड। वो रीज़न ये है कि वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू एक्सिनाटाइड। जो एंजाइम इसकी डिग्रेडेशन काज करता है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज, उन्हें एंजाइम को ये रेजिस्टेंस शो करता है, तो ये इसके आसानी के साथ जो है डिग्रेडेशन नहीं कर सकता। एंड जब डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वही इंक्रीटिन हार्मोन की तरह ये ड्रग्स जो है अपना एक्शन शो करेंगे, पेनक्रियाज की स्टिमुलेशन काज करेंगे एंड इंसुलिन को सीक्रेट करेंगे। मोर ईवर एंटी एक्सिनाटाइड एंटीबॉडीज फॉर्मुलेशन लेड टू डिक्रीज एफिकेसी ऑफ एक्सिनाटाइड। चूंकि ये वेनम से लिया गया है तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड वही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कंसिडर करता है कि ये तो एंटीजन है, तो इसके साथ इंटरेक्शन करता है एंड एफिकेसी को डिक्रीज कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, हमारे बॉडी के अंदर ये ड्रग्स जो है इसके साथ क्या होता है, बीइंग पॉलीपेप्टाइड्स, चूंकि नेचर में ही प्रोटीन है, एक्सिनाटाइड एंड लिराग्लुटाइड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। इसको हम ओरल रूट से नहीं यूज करेंगे। ओरल रूट से तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटीन है नेचर में, हमारा जो है जीआई सिस्टम में इसकी डिस्ट्रक्शन होगी। Liraglutide is highly protein bound and his lung half-life allowing for once daily dosing without regard to meals। Liraglutide जो है इसकी प्रोटीन के साथ सर्कुलेशन में प्रोटीन के साथ बाइंडिंग की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, उसे बाइंडिंग की वजह से इसका हाफ लाइफ भी ज़्यादा टाइम के लिए रहता है
एंड इसका जो डोज है वो वंस डेली है, यानी दिन में जो है एक मरतबा इसको यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट नाजिया, वोमिटिंग, कंस्टिपेशन। नाजिया वोमिटिंग क्यों रहेगा, कंस्टिपेशन क्यों होगा? कंस्टिपेशन इसलिए होगा क्योंकि ये ड्रग्स जो है हमारे जीआई सिस्टम के जो एम्पटिंग टाइम है उसको स्लो कर रहे हैं, यानी खुराक को हमारे जीआई सिस्टम में रुकवा देते हैं। जब खुराक रुक जाएगा तो कंस्टिपेशन होगा। नाजिया एंड वोमिटिंग क्यों होगा? नाजिया एंड वोमिटिंग इसलिए होगा क्योंकि आपका स्टमक वो भी फुल है, तो उसकी वजह से आप नाजिएटिक फील करते हैं और फिर उसके बाद जो है वोमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहा है बार बार हमारे पेनक्रियाटिक बीटा सेल को, तो उसकी वजह से ये पेनक्रियाटाइटिस काज कर सकता है, हमारा जो पेनक्रियाज है उसकी इन्फेक्शन काज कर सकता है। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी वही कंस्टिपेशन के साथ रिलेट है, क्योंकि ये जो एम्पटिंग टाइम है उसको स्लो कर रहा है। स्लो का मतलब ये है कि हमारी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो रिड्यूस, जब वो रिड्यूस होगी तो एज अ रिजल्ट कंस्टिपेशन रहेगा। एंड वेट लॉस होगा। वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि हमारे जीआई सिस्टम में हमने जो खाना खाया है वो अभी भी मौजूद है, तो उसकी वजह से हमें ये फील नहीं होता कि हमने मजीद खाना खाना है। एंड जब हम और खाना नहीं खाते तो उसकी वजह से हमारा जो वेट है उसकी लॉस हो जाती है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। अब वो ड्रग्स जो पहले वाले इंक्रेटिन हार्मोन को इनहिबिट कर रहे थे उसी एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। GLP-1 and GIP are the known substrate of DPP-4. It is important for drugs to selectively inhibit this enzyme in order to prolong the action of incretin. अब हमने वो ड्रग यूज करना है जो ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करे, ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करे, बिकॉज ये जो एंजाइम था ये इंक्रेटिन हार्मोन जो कि GLP-1 एंड GIP था उनको इनहिबिट कर रहा था, तो इसकी इनहिबिशन नहीं चाहिए बल्कि इनकी स्टिमुलेशन चाहिए। अगर हमने इनकी स्टिमुलेशन को मेंटेन रखना है तो हमने इस एंजाइम को इनहिबिट रखना होगा। इसके लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं वो है सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। इन्हीं ड्रग के आखिर में ग्लिप्टिन आएगा, ये जो कैटेगरी है इसके एंड में ग्लिप्टिन होता है। द फर्स्ट एजेंट ऑफ द क्लास sitagliptin was approved by the FDA in 2006। 2006 में फूड एंड ड्रग की जो अथॉरिटी है उन्होंने सिटाग्लिप्टिन को फॉर द फर्स्ट टाइम या एज अ फर्स्ट एजेंट कंसिडर किया डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। निमोनिक में हम लेके आ रहे एक वर्ड को, वो है ग्लिप। ग्लिप्टिन इसके नाम में आता है, तो आप लोगों को के लिए आसान बनाने के लिए कि ये जो ग्लिप है GLP-1 एंड GIP ये इनहिबिट कर रहे हैं कौन? डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज को जो ड्रग इनहिबिट कर रहे हैं वो ड्रग्स क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट इन दोनों की जो डिग्रेडेशन हो रही थी वो इसे भी इनहिबिट करेंगे, क्योंकि आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो जब आप इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं इसका जो एक्शन था वो एक्शन यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, वो क्या था? इन्हीं दोनों की डिग्रेडेशन काज कर देना, वो डिग्रेडेशन अब नहीं होगा। Mechanism of action of DP4 inhibitors. DP4 inhibitors inhibit the enzyme DPP4, prolonging the activity of incretin hormones, increasing insulin release in response to meal. क्या कर रहे हैं? ये DP4 को इनहिबिट कर रहे हैं। जब इसकी इनहिबिशन होगी तो इंक्रेटिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब इंक्रेटिन हार्मोन की डिग्रेडेशन नहीं होगी वो हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज करेगा, एंड वो इंसुलिन का रिलीज अमाउंट जो है या जो इंक्रीज अमाउंट है वो क्या करेगा? हमारे मील को रिस्पांस देगा, हमारे जो सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल है उन्हें रिस्पांस देगा। क्या करेगा? उसको मुख्तलिफ टारगेट एरियाज पे ले जाने के लिए कोशिश करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स। द DP4 इनहिबिटर आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब हम ओरल रूट से देते हैं। फूड डजंट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
खुराक का इस पे कोई असर नहीं होता। एलोग्लिप्टिन एंड सिटाग्लिप्टिन आर मोस्टली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। जिस तरह इस ड्रग को दिया गया है उसी फॉर्म में ये हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। All DP4 inhibitor except only linagliptin require dosage adjustment in renal dysfunction। जो भी रीनल डिस्फंक्शन वाला पेशेंट होता है उसके किडनी का जो फंक्शन है वो अगर इम्पेयर्ड है तो उसमें जितने भी ड्रग्स हैं इसी कैटेगरी के सिवाय लिनाग्लिप्टिन का उसी हिसाब से डोज रखना है, क्योंकि इसका एलिमिनेशन यूरिन के ज़रिए होता है, किडनी के थ्रू होता है। तो अगर ये ड्रग्स हम यूज़ करेंगे एंड पेशेंट को किडनी का इशू है तो वहीं पे ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेंगे एंड प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टे की वजह से वो जिन हार्मोन्स को इनएक्टिव कर रहा था वो हार्मोन्स जो है सॉरी वो जिस एंजाइम को इनएक्टिव कर रहे हैं वो एंजाइम जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इनएक्टिव रहेगा, इनहिबिट रहेगा एंड उसी इनहिबिशन की वजह से इंक्रेटिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रिलीज होते रहेंगे एंड ज़्यादा टाइम के लिए वो इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा एंड एज अ रिजल्ट वही इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसके जो है वो है नेज़ोफेरेंजाइटिस एंड हेडेक। Although infrequent, pancreatitis has occur with the use of all DPP4 inhibitors। pancreatitis जो है ये भी काज करता है लेकिन हेडेक एंड नेज़ोफेरेंजाइटिस काज करता है, क्योंकि ये इसका असर इन्हीं ड्रग का असर जो है हमारे इम्यून सिस्टम पे भी है एंड इम्यून सिस्टम को एक तरह से सप्रेस करके रखते हैं, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस एंड स्पेशली जो नेज़ो पेरिंग्स वाला एरिया है उस पर ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जो अगला क्लास है वो है सल्फोनाइल यूरिया का। सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास वो नेचर में है इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देने वाले। सल्फोनाइल यूरियाज आर आल्सो नोन एज इंसुलिन सिक्रीटागाग्स। ये क्या करते हैं? नेचर में सिक्रीटागाग्स है यानी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं because they promote insulin release from the beta cells of the pancreas। एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि सल्फोनाइल यूरिया क्या है? सिक्रीटागाग्स है यानी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं। कहाँ से? हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल से। सल्फोनाइल यूरियाज वर अमंग द फर्स्ट ओरल मेडिसिन अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो ड्रग यूज हो रहे थे उन्हीं में जो फर्स्ट लाइन था हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया उन्हीं लाइन में शामिल था। दे वर डिस्कवर बाय एक्सीडेंट इन फ्रांस बाय अ रिसर्चर हु वाज वर्किंग ऑन ड्रग्स फॉर टाइफाइड फीवर। फ्रांस में एक रिसर्चर था वो टाइफाइड फीवर के लिए जो है ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा था एंड एक्सीडेंटली उन्होंने जिस एनिमल को ये ड्रग एडमिनिस्टर किया था टाइफाइड फीवर के लिए उसी एनिमल में इसी ड्रग ने हाइपोग्लाइसीमिया काज किया था। एनिमल्स that were given sulfonyl urea displayed unusual behavior and were found to have hypoglycemia। इसी ड्रग ने जिस एनिमल पे इसका यूज किया गया था उसमें हाइपोग्लाइसीमिया काज किया था, इसमें उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल था उसको रिड्यूस किया था, क्योंकि ये ड्रग जो है हमारे पास नेचर में क्या है? इंसुलिन के सिक्रीटागाग से यानी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे। जब इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो हमारे सर्कुलेशन में हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा। It was quickly recognized that these drugs could be used for the treatment of diabetes। एक्सीडेंटली इसको यूज किया गया था टाइफाइड फीवर के लिए, लेकिन जब देखा गया कि तो हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है इसलिए इसको डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कंसिडर किया जाने लगा। सिंस सल्फोनाइल यूरिया वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द पेनक्रियास, क्या करता है? पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है बीटा सेल्स को to release insulin कि वो इंसुलिन को रिलीज करें। They are only useful in people with type 2 diabetes whose beta cells still produce insulin। and डायबिटीज जो कि टाइप 2 है उसमें हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन मौजूद होता है, लेकिन उनका जो सिक्रीशन है वो टाइम के साथ साथ रिड्यूस होने की तरफ जाता है बिकॉज
एक तरह से जो है सेल वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की वजह से इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रही है। एंड जब सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है तो ऑलरेडी तो इंसुलिन मौजूद है, फिर पेनक्रियाज के सेल जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को एक तरह से इनहिबिट कर देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में फिर ये ड्रग्स हमारे पास जो है अच्छी तरह से काम करता है, ताकि वो उसके सेल को स्टिमुलेट करे कि ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन हो। These drugs exert their hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from the pancreatic beta cells. किस तरह से करते हैं ये? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहले भी हमने बात की थी कि जब हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो, हाइपरग्लाइसीमिया हो, सपोज ये हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया के केस में ग्लूकोज के चंद मॉलिक्यूल पेनक्रियाज के बीटा सेल के अंदर चले जाते हैं। एंड कौन से रिसेप्टर के थ्रू, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू? ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर है टाइप 2, उसके जरिए अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोकाइनेस के जरिए ग्लूकोज 6 फास्फेट में इसकी कन्वर्जन होती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट की पायरुवेट में कन्वर्जन होती है, पायरुवेट के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होती है, एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो NADH एंड FADH2 में इसकी कन्वर्जन होती है। NADH एंड FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में ADP एंड ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल जो है इसके मेम्ब्रेन में पोटाशियम के लिए चैनल होते हैं। ये चैनल पोटाशियम को सेल के इनसाइड से बाहर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जब ये एटीपी रिलीज होता है तो ये इसी चैनल को इनहिबिट कर देता है, इसी चैनल को इनहिबिट कर देता है। एंड जब इस चैनल की इनहिबिशन होती है, एज अ रिजल्ट पहला जो पोटाशियम बाहर जा रहा था वो अब इनसाइड सेल के इनसाइड अकोमुलेट होना शुरू कर देता है, एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता रहता है। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो जाना मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी डीपोलराइजेशन हो रही है। ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन जो है सेम इसी बीटा सेल के मेम्ब्रेन में मौजूद वोल्टेज डिपेंडेंट डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल को स्टिमुलेट कर देता है। एंड जब वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इनसाइड द सेल कैल्शियम को लेके आते हैं। एंड कैल्शियम जब इनसाइड आता है तो क्या करता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल के अंदर जो वेसिकल है एंड जिन वेसिकल्स में इंसुलिन स्टोर है, उन्हें वेसिकल को स्टिमुलेट कर देता है कि वो बीटा सेल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए एंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इंसुलिन को रिलीज करे। जब इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो फिर हमने कई बार इसको डिस्कस किया कि ये सर्कुलेशन के जरिए टारगेट एरिया में जाएगा, लीवर में जाएगा, एडिपोज टिश्यूज में जाएगा, मसल में जाएगा, एंड वहीं पे थायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद जो IP3 के पाथवे है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। उसकी स्टिमुलेशन की वजह से वहां पे जो एक्शंस हो रहे थे, जो मैकेनिज्म हो रहे थे, वो मैकेनिज्म अब स्टिमुलेट हो जाएंगे। एंड उन्हीं मैकेनिज्म का प्राइमरी पर्पस ये होगा कि ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देना, जबकि ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देना। सल्फोनाइल यूरिया जो है वो भी यही मैकेनिज्म पे अपना एक्शन शो करता है, यानी पोटाशियम के जो चैनल है इन्हीं चैनल को इनहिबिट कर देता है। तो जब आप पोटाशियम के चैनल को इनहिबिट करते हैं, इसका मतलब ये है कि पोटाशियम को सेल से बाहर आने ही नहीं देते, पोटाशियम इनसाइड जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड डेवलप हो जाएगा। इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीपोलराइजेशन होगी। ये डीपोलराइजेशन जो है कैल्शियम को स्टिमुलेट करेगा, उसके चैनल को स्टिमुलेट करेगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। यही कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है इन्हीं बीटा सेल को इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा। इन अटैचमेंट के बाद ये इंसुलिन रिलीज होंगे। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, ये क्या है, इंसुलिन के सिक्रीटा गाग्स है, यानी ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं। और वो बढ़ाना किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे पोटाशियम के चैनल की ब्लॉकेज की वजह से। Sulfonylurea mechanism of action. Sulfonylurea binds to sulfonylurea receptor present on ATP sensitive potassium channel, inhibiting the efflux of potassium ion causing depolarization.
बाहर की तरफ जो पोटाशियम है उसे जाने ही नहीं देता, पोटाशियम को सेल के अंदर ही अकमुलेट कर देता है। एंड इसी अकमुलेशन की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब भी सेल के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज की अकमुलेशन होगी तो उस सिचुएशन को डीपोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर इनसाइड नेगेटिव चार्ज की अकमुलेशन होगी तो उस सिचुएशन को हम रिपोलराइजेशन कहेंगे। Depolarization open voltage gated calcium channel and result in calcium influx and the release of preform insulin। ये जो डिपोलराइजेशन है उसी मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है उन्हें स्टिमुलेट कर देता है। उनकी स्टिमुलेशन की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, वो सेल के अंदर आ जाता है। एंड सेल के अंदर आने के बाद वो जो स्टोर वेसिकल है जिसमें इंसुलिन मौजूद है उन्हीं वेसिकल को स्टिमुलेट कर देता है कि वो मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट के बाद इंसुलिन को रिलीज करे, यानी इंसुलिन को हमारे सर्कुलेशन हमारे ब्लड में भेज दे। ब्लड में भेजने के बाद फिर वही मैकेनिज्म होगा, एडिपोज टिश्यूज पे जो मैकेनिज्म है वो होगा, लीवर में जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो होगा, एंड हमारे मसल्स में जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो होगा। लेकिन इन सब मैकेनिज्म का मकसद ये होगा कि इंसुलिन के ग्लूकोज के लेवल को हमारे सर्कुलेशन में रिड्यूस करना, जबकि ग्लूकोज के अपटेक को या ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के एडवर्स इफेक्ट में क्या है? वेट गेन है, हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया जाहिर बात है कि इंसुलिन की रिलीज होगी तो वही इंसुलिन जो है हमारे सर्कुलेशन में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करेगा। वेट गेन इसलिए होगा कि लीवर की अगर हम बात करें, मसल की अगर हम बात करें, एडिपोज की अगर हम बात करें तो वहां पे ग्लूकोज, लिपिड एंड ग्लूकोज, लिपिड, इन्हीं चीजों की वहां पे एकमुलेशन हो रही है, वहां पे स्टोरेज हो रही है। तो इन्हीं स्टोरेज की वजह से वेट गेन होता है। अगर ये चीजें यूज होती है तो फिर वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होता है। लेकिन फैट की भी एकमुलेशन हो रही है, उसकी सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की भी सिंथेसिस हो रही है, सॉरी ग्लूकोज की जो है वो स्टोरेज हो रही है। तो इन्हीं चीजों की वजह से हमारा जो है वेट गेन रहता है। दे शुड बी यूज। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूँ। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन एरिया पे अगर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो उसी सिचुएशन में, यानी हमारे सर्कुलेशन में इंटेस्टाइन से अगर ग्लूकोज का आना बंद हो जाए तो उसी सिचुएशन में वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। क्योंकि वो खुराक तो हमारे जीआई सिस्टम में मौजूद है, उसकी मौजूदगी की वजह से हम बाहर से और खुराक नहीं लेते। एंड ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में जो मौजूद है, हमारे जीआई सिस्टम में जो मौजूद है, वो तो हमारे सर्कुलेशन में जा ही नहीं रहा। जब ये जा ही नहीं रहा तो हमारे लीवर के एरिया पे या मसल के एरिया पे या एडिपोज के एरिया में जो स्टोर अमाउंट है, जो स्टोर चीजें हैं, वो ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं। एंड उसके ब्रेक डाउन की वजह से फिर हमारा वेट लॉस हो जाता है। लेकिन इस वाले सिचुएशन में तो स्टोरेज हो रही है, इसलिए वेट गेन हो रहा है। They should be used with caution in hepatic or renal insufficiency as accumulation of sulfonylurea may cause hypoglycemia। इन्हीं एजेंट के लिए हेपेटिक एंड रीनल के फंक्शन को देखना है, क्योंकि अगर इन दोनों का फंक्शन जो है वो इनसफिशिएंट है, इम्पेयर्ड है, तो इस रिजल्ट इनकी अकमुलेशन होगी, सल्फोनाइल की अकमुलेशन होगी। और जब इसकी अकमुलेशन होगी ये क्या काज करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा। दूसरा क्लास है हमारे पास मेग्लेटिनाइड या ग्लिनाइड्स। सेम सल्फोनाइल यूरिया की तरह एक्शन शो करते हैं एंड नेचर में भी उन्हीं की तरह है। इंसुलिन के सिक्रेटागॉग्स है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखना है इसको। दिस क्लास ऑफ एजेंट इंक्लूड रिपाग्लिनाइड एंड निटिग्लिनाइड। दो ड्रग्स है इसमें, रिपाग्लिनाइड एंड निटिग्लिनाइड। एंड में इसका आएगा ग्लिनाइड। ग्लिनाइड्स आर आल्सो कंसिडर इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स। ये भी इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स है, यानी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं। दो कैटेगरीज हमने पढ़े, दोनों के एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ग्लिनाइड्स shouldn't be used in combination with sulfonylurea due to overlapping mechanism of action। इसको, इन दोनों को हम कंबाइनली यूज नहीं करेंगे
इसका रीजन ये है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइनली यूज करते हैं तो दोनों पेनक्रियास में मौजूद बीटा सेल्स के एरिया पे पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। जब पोटाशियम चैनल की ब्लॉकेज होंगी तो जो डीपोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। वही ज्यादा अमाउंट में डीपोलराइजेशन जो है ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम का इन्फ्लक्स करेगा एंड जो वेसिकल्स है स्टोर जहाँ पे इंसुलिन मौजूद है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा एंड ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन का रिलीज जो है वो बहुत इजीली हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा। इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करेंगे। दिस वुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये जो है हाइपोग्लाइसीमिया को जो कि एक सीरियस कंडीशन बना सकता है उसको काज करेगा। मेग्लेटिनाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरिया का था वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी है। लाइक द सल्फोनाइल यूरिया, द ग्लेनाइड स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, they binds to beta cells, closing ATP sensitive potassium channels and initiating a series of reaction that result in the release of insulin। और वो series of reaction क्या थे? Depolarization, calcium influx, वेसिकल का मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाना एंड इंसुलिन का रिलीज कर देना। In contrast to the sulfonyl ureas, the glenides have a rapid onset and a short duration of action। मैकेनिज्म तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन जो ग्लेनाइड्स है इसका ऑनसेट रैपिड है एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है? शॉर्ट है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपना एक्शन करते हैं एज कंपेयर टू सल्फोनाइल यूरिया। They are particularly effective in the early release of insulin that occurs after a meal and are categorized as postprandial glucose regulator। खाने के बाद अगर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना है, रेगुलेट रखना है एंड उसके लिए जो है अर्ली रिलीज ऑफ इंसुलिन चाहिए, इसी सिचुएशन में हम इन्हीं ड्रग्स को यूज करते हैं या इन्हीं ड्रग को प्रायोरिटी देते हैं ताकि रैपिडली जो है खाने के बाद हाइपर लेवल ऑफ ग्लूकोज को रिड्यूस किया जाए अर्ली रिलीज ऑफ इंसुलिन के साथ। मेग्लेटिनाइड ग्लेनाइड का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ग्लेनाइड शुड बी टेकन प्रायर टू अ मील एंड are well absorbed after oral administration। Both glenides are metabolized to inactive products by cytochrome P453A4 and the liver and are excreted through the bile। दोनों जो ड्रग्स है इनके मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है साइटोक्रोम P453A4 एंजाइम के जरिए, लेकिन इसका जो एक्सक्रीशन है या रिमूवल है वो किसके जरिए होता है? बाइल के जरिए होता है। एडवर्स इफेक्ट, ऑल्दो ग्लिनाइड कैन काज हाइपोग्लाइसीमिया, सेम सल्फोनाइल यूरिया की तरह हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा, वेट गेन भी काज करेगा, लेकिन द इंसिडेंस इज लोअर देन दैट विद सल्फोनाइल यूरिया। लेकिन इसका जो यही हाइपोग्लाइसीमिया है या वेट गेन का असर है वो एज कंपेयर टू सल्फोनाइल यूरिया क्या है? कम है। रीजन ये है कि ये अपना एक्शन रैपिड शो करते हैं एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। These agents should be used with caution in patient with hepatic impairment या renal impairment। अगर एक इंडिविजुअल है उसका मोस्टली यहाँ पे हम बात करेंगे लीवर की, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है एंड ये ड्रग अगर लीवर इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट है तो वहाँ पे इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्पेयर हो जाएगा एंड ये ड्रग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा एंड प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टे की वजह से इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो सीवियर हो सकते हैं। अगला हमारे पास क्लास है वो है बिग्वानाइड्स। बिग्वानाइड्स metformin, the only bigvanides is classified as an insulin sensitizer। पहले वाले जो ड्रग्स थे वो इंसुलिन सिक्रीटर थे। अब जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे एक ये ड्रग है, एक इसके साथ दूसरा है, वो दोनों नेचर में है इंसुलिन सेंसिटाइजर है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है, यानी इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, इंसुलिन के लिए आने वाले रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे।
जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वो रिसेप्टर के साथ आसानी के साथ अटैच होगा। अटैचमेंट के बाद जो है फिर वही टारगेट एरिया में एक्शन जो होने चाहिए वो काज करेगा। मेटफॉर्मिन हमारे पास ओनली बिगुनाइड है एंड नेचर में क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइजर है। इट इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूज बाय टारगेट टिश्यूज, thereby डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेटफॉर्मिन जो है 3 तरह के काम करता है। पहला, हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को यानी उसके सर्कुलेशन में शामिल होने को रिड्यूस कर देता है। लीवर में ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस ना हो। एंड जो टारगेट एरियाज है वहीं पे मौजूद टिश्यूज जो है उन्हीं का इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है उन्हीं रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन एज रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहला एक्शन क्या है, लीवर वाले एरिया में ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो ग्लूकोज बनता है एंड वो ग्लूकोज नहीं चाहिए। मेटफॉर्मिन आल्सो स्लो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। ग्लूकोज का हमारे इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में शामिल हो जाना इसको इनहिबिट कर देता है। जब शामिल ग्लूकोज का हमारे सर्कुलेशन में शामिल होना इनहिबिट किया जाए तो इसकी वजह से हमारे सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल लो रहेगा एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। एंड पेरिफ्रीज में जो रेजिस्टेंस शो हो रहा था उसी रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं। जब डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी एंड एज ए रिजल्ट ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ जाता है एंड वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन उसको इस्तेमाल में लेके आना वो भी स्टिमुलेट हो जाता है। Weight loss may occur because metformin cause loss of appetite। पहले वाले स्लाइड में भी मैंने बात की कि अगर इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को हम इनहिबिट करते हैं तो इसका मतलब ये कि ये ग्लूकोज जो है या ये जो खुराक है ये हमारे जीआई सिस्टम में रहेंगे एंड जीआई सिस्टम में होने की वजह से हमें मज़ीद खुराक की वो जो फीलिंग्स होती है वो महसूस नहीं होती। इस वजह से हम और खाना जो है वो नहीं खाते। जब नहीं खाते तो उसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एपेटाइट है वो डिक्रीज हो जाता है। द अमेरिकन diabetic एसोसिएशन recommends metformin as the initial drug of choice for type 2 diabetes। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन में भी यूज अलोन और इन कम्बिनेशन विद ओरल एजेंट और इंसुलिन। इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं या किसी दूसरे क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं ओरल में से, या इंसुलिन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। लिग्वानाइड्स यानी मेटफॉर्मिन के जो अनवांटेड इफेक्ट है, डोज रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो जाई डिस्टर्बेंस में नाजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है एंड एक तरह से फ्लैटुलेंस डेवलप हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस इज रेयर बट पोटेंशियली फेटल टॉक्सिक इफेक्ट। लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक फॉर्म है एंड ये जो है मेटफॉर्मिन के केस में हो सकता है। याद रखने के लिए मेटफॉर्मिन में हमारे पास एम ई टी है तो ये एम ई टी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी है एंड आप लोगों ने याद रखना है कि लैक्टिक एसिडोसिस हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक फॉर्म है। इसलिए इस ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट है, मेटफॉर्मिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस है। एंड अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज करते हैं तो ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को भी इंटरफेयर करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर देता है। कंट्राइंडिकेशन, मेटफॉर्मिन शुडंट बी गिवन टू पेशेंट विद, कौन सी सिचुएशन में इसका यूज नहीं होगा, अगर रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, हेपेटिक डिजीज के साथ है, या हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिजीज है, या हार्ट फेलियर और शॉक है, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस मौजूद है एंड लैक्टिक एसिडोसिस हमारे पास क्या है,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक फॉर्म है। तो इन ही सिचुएशन को, हाइपोक्सिक सिचुएशन को या फेलियर को और भी एग्रेवेट या बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्लास हमारे पास जो कि नेचर में इंसुलिन सेंसिटाइजर है वो है thiazolidine डायोन्स। द thiazolidine डायोन्स आर आल्सो इंसुलिन सेंसिटाइजर। ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, एमसीक्यूज के लिए याद रखें। द टू members of this class are pioglitazone and rosiglitazone। ये दो ड्रग्स इसी क्लास के साथ बिलोंग करते हैं। Although insulin is required for direction, the thiazolidine do not promote its release from the beta cell, so hyperinsulinemia is not a risk। चूंकि ये इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को ये कभी भी नहीं बढ़ाते, इसलिए इन्हीं ड्रग के केस में हाइपर इंसुलिनीमिया यानी हमारे सर्कुलेशन में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाना, इसका रिस्क नहीं होता। जबकि पहले वाले जो हम क्लास पढ़ रहे थे, सल्फोनाइल यूरिया या ग्लिनाइड वाला क्लास, उसमें हाइपर इंसुलिनीमिया के चांसेस थे क्योंकि वो इंसुलिन के लेवल को बढ़ा रहे थे, वो इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे थे। जबकि ये क्लास एंड इससे पहले जो बिगुनाइड का क्लास था वो हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं काज नहीं करते, क्योंकि ये तो जस्ट इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं एंड इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले भी हमने शुरू में बात की थी कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पर एक्सियोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। उसको स्टिमुलेट कर देता है, सॉरी वो रिसेप्टर्स होता है, उसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं एंड इसकी स्टिमुलेशन की वजह से इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है टिश्यू के एरिया पे वो रिड्यूस हो जाता है, यानी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एंड सेंसिटिविटी बढ़ने के बाद इंसुलिन जो है वो सर्टन ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को ओपन करेगा और उसी ओपन की वजह से सर्कुलेशन से ग्लूकोज जो है टारगेट एरिया में जाएगा एंड ग्लूकोज का जो हाई लेवल था सर्कुलेशन में वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ में लीवर वाले एरिया पे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट कर रहा है। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की इनहिबिशन होगी तो एज ए रिजल्ट न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी एंड हाइपरग्लाइसीमिया का जो सिचुएशन है वो डेवलप नहीं होगा। Mechanism of action: the thiazolidine diones lower insulin resistance by acting as a agonist for the peroxisome proliferator activated receptor gamma, a nuclear hormone receptor। इसी रिसेप्टर के लिए एज एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं एंड जब इस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होगी, एक्टिवेशन होगी, एक्टिवेशन ऑफ peroxisome proliferator activated receptor regulate the transcription of several genes with products that are important in insulin signaling, resulting in increased insulin sensitivity and adipose tissues, liver and skeletal muscle। इसी की वजह से रिस्पांस के तौर पे फिर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है एंड इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, जबकि इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है टारगेट एरियाज पे। अनवांटेड इफेक्ट ऑफ thiazolidine डायोन्स। अनवांटेड इफेक्ट में हमारे पास वेट गेन है। वेट गेन इसलिए होगा क्योंकि जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वो हमारे सर्कुलेशन से ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर्स है उसी के थ्रू ग्लूकोज को टारगेट एरियाज में लेके आएगा, वहीं पे स्टोर होगा एंड यूटिलाइजेशन होगी। तो स्टोरेज की वजह से क्या होगा, वेट गेन होगा। फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन जो है ये डिस्टल पोर्शन जो है निप्रान का, वहीं पे ये ड्रग्स फ्लूइड की रिटेंशन काज करता है। सिमिलरली जो एडिपोज टिश्यूज है वहीं पे वास्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो जब वास्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है। हेडेक, फिटीक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, ये जो है हमारे पास thiazolidine डायोन की अनवांटेड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इससे पहले वाले जो क्लासेस थे वो या तो इंसुलिन के लेवल को बढ़ा रहे थे
या इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस था उन्हें डिक्रीज कर रहे थे। तीसरा जो हमारे पास क्लास था मिसलिनियस ड्रग्स का, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स उन्हीं क्लास में से है। जब हम खाना खाते हैं, खुराक जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में ओलिगोसेकाराइड के फॉर्म में होता है। ये ओलिगोसेकाराइड मानोसेकाराइड में इसकी कन्वर्जन होती है। मानोसेकाराइड मतलब ग्लूकोज में इसकी कन्वर्जन होती है, एंड वो एक एंजाइम के जरिए होती है जिसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम जो है ओलिगोसेकाराइड को मानोसेकाराइड में कन्वर्ट कर देता है, और वो मानोसेकाराइड फिर हमारे सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है, यानी ग्लूकोज हमारे सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया का स्टेट डेवलप हो जाता है। लेकिन जब हम इसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो ओलिगोसेकाराइड मानोसेकाराइड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ग्लूकोज नहीं बनेंगे। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो ग्लूकोज जो है फिर हमारे सर्कुलेशन में नहीं आएगा एंड हाइपरग्लाइसीमिया का जो स्टेट है वो नहीं बनेगा। ऐसी कैटेगरीज में हमारे पास जो ड्रग है वो है एकार्बोज एंड मेग्लेटाल आर ओरल एजेंट्स used for the treatment of type 2 diabetes. Mechanism of action located in the intestinal brush border. Alpha glucosidase enzyme break down carbohydrate into glucose. जो ओलिगोसेकाराइड्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर देता है मानोसेकाराइड में यानी ग्लूकोज में, एंड ये मानोसेकाराइड फिर हमारे सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है एंड अदर सिंपल शुगर दैट कैन बी एब्जॉर्ब, जो कि हमारे सर्कुलेशन में शामिल होंगे। लेकिन ये ड्रग्स क्या करते हैं, एकार्बोज एंड मेग्लेटाल रिवर्सिबली इनहिबिट अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो जब ये इनहिबिट होगा ओलिगोसेकाराइड जो है वो मानोसेकाराइड में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ये इसमें नहीं होंगे यानी ये ग्लूकोज नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। When taken at the start of a meal, these drugs delay the digestion of carbohydrate, resulting in lower postprandial glucose level. खाने के बाद ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर देना, उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ड्रग है वो ये है, क्योंकि ये ड्रग क्या करेंगे, ये हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है उसे रिड्यूस करेंगे। क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन इसलिए रिड्यूस होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट आया है ओलिगोसेकाराइड आया है वो मानोसेकाराइड में उसकी कन्वर्जन जो है वो ब्लॉक हो गई है, वो इनहिबिट हो गई है। अच्छा, अनवांटेड इफेक्ट सेम वही, एक तरह से जो है ये भी वेट लॉस जो है वो काज करेगा, क्योंकि जो खुराक है जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है वो अभी भी इंटेस्टाइन में है, वो तो सर्कुलेशन में नहीं जा रहा, एंड हमारा जो इंटेक है वो भी इस वजह से रिड्यूस हो रहा है। फ्लैटुलेंस काज कर सकता है, ब्लटिंग काज कर सकता है, एब्डोमिनल पेन एंड लूज स्टूल और डायरिया, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एक नेचर में जो है ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है नेचर में एक तरह से डायूरेटिक के तौर पे काम करता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स, sodium glucose co-transporter 2 inhibitors are a new class of diabetic medication indicated only for the treatment of type 2 diabetes. इस कैटेगरी में जो ड्रग्स है वो है केना ग्लिफ्लोजिन, डापा ग्लिफ्लोजिन। ये दो ड्रग्स इसी कैटेगरी में से हैं। पहले भी हमने इस पे बात की थी कि ये हमारे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वाले एरिया में इंसुलिन एंड सोडियम एंड ग्लूकोज के हमारे सर्कुलेशन में एंट्री को इनहिबिट करेंगे। जब ये हमारे सर्कुलेशन में शामिल नहीं होंगे, सर्कुलेशन में शामिल ना होने की वजह से ये हमारे यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाएंगे एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो जाएगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिया का स्टेट नहीं बनेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय इनहिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 केना ग्लिफ्लोजिन dapagliflozin decrease reabsorption of glucose, increase urinary glucose excretion and lower blood glucose level, क्योंकि ये ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिशन की वजह से यूरिन जो है ग्लूकोज जो है वो यूरिन में हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है एंड ग्लूकोज का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में वो रिड्यूस रहता है। ये प्रॉक्सिमल एरिया है, यहाँ पे जो है हमारे सर्कुलेशन में यही से ग्लूकोज एंड सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए शामिल हो जाता है। जब हम इसी को इनहिबिट करते हैं
तो ये ग्लूकोज इसी सर्कुलेशन के इसी यूरिन के ज़रिए जो है हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। एंड एज ए रिजल्ट चूँकि सोडियम भी साथ में जा रहा है तो पोटाशियम की रिटेंशन होगी, यानी हाइपरकीलीमिया भी इस स्टेट में होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, साथ में जो है ग्लूकोज हमारे यूरिन में हो गए, ग्लूकोयूरिया होगा। एंड हमें ये पता है कि ग्लूकोज जो है ये बैक्टीरिया के लिए जो प्राइमरी सोर्स है फूड का वो है, तो उसकी वजह से यूरिनरी एरिया में, यूरिनरी ट्रैक के एरिया में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा क्योंकि बैक्टीरिया का जो प्राइमरी सोर्स है खुराक का वो ग्लूकोज है। एंड यहाँ पे चूंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन में जा रहा है तो इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। ग्लूकोज नेचर में अस्मोटिक डायूरेटिक है, चूंकि अस्मोटिक डायूरेटिक है ये हमारे बॉडी से वॉल्यूम को निकाल के लेके जा रहे हैं एंड डिहाइड्रेशन काज करेगा। इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार जो है पोलीयूरिया होगा, बार बार यूरिन आएगा। एंड हाइपोटेंशन, क्योंकि यूरिन में तो वॉल्यूम लॉस हो रहा है, उसी वॉल्यूम लॉस की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो रिड्यूस रहेगा एंड हाइपोटेंशन होगा। ग्रिप हाइपोटेंशन होगा एक और के हमारे ग्लूकोज का जो लेवल है वो यूरिन में ज़्यादा रहेगा, यानी ग्लूकोयूरिया होगा। ग्लिपलोजिन्स कैन increase the diuretics effect of thiazide, loop diuretics and related diuretics and therefore increase the risk of dehydration and hypotension। ये क्या करेंगे, सोडियम की रिटेंशन को दूसरे डायूरेटिक्स की तरह ये भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इस वाले सिचुएशन में हम जो को ट्रांसपोर्टर था उन्हें इनहिबिट करते हैं और उसकी इनहिबिशन की वजह से सोडियम की भी रिटेंशन नहीं हो रही, सोडियम का भी लॉस हो रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से जो है ब्लड वॉल्यूम, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से जो है वाटर का लॉस होगा यूरिन के जरिए एंड हाइपोटेंशन या डिहाइड्रेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। एंड इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट में हाइपोनेट्रीमिया भी होगा एंड साथ में हाइपरकीलीमिया भी होगा। जो एक और क्लास है हमारे पास वो है इमाइलिन एनालॉग। इमाइलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन that is co-secreted with insulin from the pancreatic beta cells and is thus deficient in diabetic people। इमाइलिन जो है ये इंसुलिन के साथ पेनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है एंड डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें इसका लेवल डिक्रीज होता है। इसी हार्मोन का काम क्या है, वो है इनहिबिट ग्लूकागान सिक्रीशन। ग्लूकागान के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है ताकि ग्लाइकोजन की कन्वर्जन ना हो ग्लूकोज में एंड डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड हमारे जीआई सिस्टम को उसके खाली होने को वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है, डिले कर देता है। जब ये दोनों सिचुएशंस होंगे यानी ग्लूकागान का रिलीज नहीं होगा तो लीवर से जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा एंड एज अ रिजल्ट हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस रहेगा। सिमिलरली अगर जीआई सिस्टम का जो टाइम है वो हम डिले कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, तो स्लो होने की वजह से कम अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो हमारे सर्कुलेशन में आएगा एंड एज अ रिजल्ट प्लाज्मा में ग्लूकोज का जो लेवल है वो रिड्यूस रहेगा। इसी कैटेगरी से जो ड्रग बिलोंग करता है वो है प्रमलिनटाइड। प्रमलिनटाइड जो है वो ड्रग है जो कि एमाइलिन एनालॉग के तौर पे काम करता है एंड ग्लूकागान की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है एंड गैस्ट्रिक का जो एम्पटिंग टाइम है उसे स्लो या डिले कर देता है। Myelin analogs का mechanism of action inhibit postprandial glucagon secretion, thereby reducing hepatic glucose production, slow gastric emptying। Pramlintide is the only myelin analog on the market as adjunct therapy for patients with type 1 or 2 diabetes to control postprandial glucose, increase the risk of severe hypoglycemia, बट मेन साइड इफेक्ट इज नाजिया। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो क्या है, नाजिया है। आदो ये हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकता है सिवियर, वो इसलिए कि एक तो आप
ग्लूकागान को इनहिबिट करते हैं, और ग्लूकागान क्या करता है, वो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड साथ में आप जो है जीआई सिस्टम में चेंजेस इस तरह से लेके आते हैं कि ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, वो सर्कुलेशन में नहीं जा रहा। एंड ये जो हमने खाना खाया है, जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो वही हमारे जीआई सिस्टम में स्टे करते हैं। तो जब जीआई सिस्टम में स्टे करेंगे, एक तरह से वेट लॉस भी होगा, एंड वेट लॉस के साथ साथ जीआई डिस्टर्बेंस भी होगी, जिसमें मोस्ट कॉमनली नाजिया होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए हम जो एजेंट यूज करेंगे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है कि हमने कौन से बातों का ख्याल रखना है। मेटफॉर्मिन इज द प्रेफर इनिशियल ओरल एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट। एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट जो है, हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो सबसे पहले कौन सा है, मेटफॉर्मिन है। हम प्रायोरिटी पहले इसको देंगे, लेकिन इसके साथ जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या आते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, ठीक है, एंड वेट जो है, वेट लॉस भी इसके साथ रिलेट है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के एरिया से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है। If metformin is contraindicated or intolerable as the initial treatment, then another class of anti-hyperglycemic agent can be used depending on the clinical situation. अगर एक इंडिविजुअल है, वो मेटफॉर्मिन को जो रिस्पांस है वो शो नहीं कर रहा, ठीक है, या लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हमने इसका जो इंडिकेशन है उसको कंट्रा इंडिकेट किया, उसका यूज जो हमने बंद किया, लाइक जो है हाइपोक्सिक पल्मोनरी सिचुएशन है, या जो है हार्ट फेलियर है, या रीनल फेलियर है, या रीनल इम्पेयरमेंट है, या हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, तो इस सिचुएशन में फिर हम मेटफॉर्मिन को यूज नहीं करते हैं। इसके लिए फिर हम अनदर क्लास से जो है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट में से ड्रग यूज करेंगे, वो भी क्लिनिकल सिचुएशन के बेस पे जो है हम कंसिडर करते हैं कि कौन से ड्रग को यूज करना है। If monotherapy fails to achieve the glycemic goal, अगर हम एक ड्रग यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से हम ग्लाइसेमिक का जो गोल है, यानी उसको नॉर्मलाइज करना हाइपर लेवल को, वो अचीव नहीं कर सकते हैं, देन कम्बिनेशन थेरेपी यूजिंग अ सेकंड एजेंट विद अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुड बी इनिशिएटेड। तो फिर हम एक और क्लास को इसी ड्रग के साथ ऐड करेंगे जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इससे अलग होगा, एंड उसके थ्रू जो है हम ग्लाइसेमिक का जो गोल है वो अचीव करेंगे। Dual combination therapy can be used as the initial management strategy depending on the patient. डुअल थेरेपी यानी कम्बिनेशन भी हम स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर एक पेशेंट का जो है मानोथेरेपी के साथ ग्लूकोज का लेवल वो हम अचीव कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो फिर हम मानोथेरेपी पे जाएंगे। लेकिन एक पेशेंट ये ऐसा है कि मानोथेरेपी के साथ उसका जो है ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं हो सकता, तो फिर हम डुअल कम्बिनेशन पे जाएंगे और उसी के थ्रू जो है ग्लूकोज का लेवल हम कंट्रोल करेंगे। Although the maximal dosage of a single oral agent may be prescribed early, initiation of combination therapy is suitable for after considering the glucose lowering efficacy and side effect of the drug. जब भी हमने ड्रग का यूज करना है, तो हम ये देखेंगे कि इसके जो ग्लूकोज लवरिंग एफिकेसी है, कारकर्दगी है, वो कितनी है, इसके साइड इफेक्ट जो है वो कितने हैं, उसके बेस पे हम डोज जो है वो कंसिडर करते हैं, या उसके बेस पे हम उस ड्रग को जो है यूज में लेके आते हैं। When selecting a class of anti-hyperglycemic agent for combination therapy, the glucose-lowering efficacy, risk of hypoglycemia, body weight gain, and cardiovascular benefits associated with the drug are preferentially considered. इसके बात हमने पहले भी की कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं एंटी हाइपरग्लाइसीमिक की, तो या कम्बिनेशन थेरेपी की, तो हम ये देखते हैं कि इन्हीं ड्रग की ग्लूकोज लोअरिंग जो इफिकेसी है, कारकर्दगी है, वो कितनी है, कितने हद तक जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया काज करेंगे, एंड वेट गेन काज कर सकते हैं कि नहीं। इन्हीं सब चीजों को देख के हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट की। द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, drug interaction and patient preference for combination therapy with more than two classes of anti-hyperglycemic agent should be considered. वही वाले बातें हैं, सेम वही चीजें हैं। दिस वाज द लास्ट स्लाइड। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में, या जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ये दूसरा नाम है इसका, इसके हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।